बिजनेस स्टैंडर्ड के आज के इस कॉन्क्लेव में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड श्री कैलाश नौटियाल जी, संपादकीय निदेशक श्री अशोक कुमार भट्टाचार्य जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित संपादकगण, उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पूर्व बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा समृद्धि नाम से इस कॉन्क्लेव का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजन, यह किसी भी समाचार पत्र की एक सकारात्मक पहल हो सकती है। मैं इस सकारात्मक पहल के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड को हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे यहां पे बताया कि सन 2009 से बिजनेस स्टैंडर्ड इस कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर करता आ रहा है, यानी गत 15 वर्षों से अपने नाम के अनुरूप एक सकारात्मक माहौल बनाने का जो परिणाम है वह आज लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बिजनेस का ये वातावरण हमको देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो बिजनेस उसका एक पार्ट होता है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता में जाएंगे तो वहां पे बिजनेस की जो विस्तृत व्याख्या की गई है वह इस रूप में है कि कृषि के साथ साथ वाणिज्यिक और गोरक्षा का जो कार्य होता है ये सभी व्यवसाय का एक पार्ट है, वाणिज्य कर्म के ही अंतर्गत आता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समायोजन, ये सभी उसके पार्ट हैं, उसके अंदर आते हैं, चाहे वह कृषि हो, गोरक्षा हो, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये सभी व्यवसायिक गतिविधियों के अंतर्गत ही आज से हजारों वर्ष पहले आते थे। लेकिन जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता गया वैसे ही हमने कृषि को उससे अलग किया, गोरक्षा के कार्य को, गोपालन के कार्य को उससे अलग किया। और आजाद भारत में आप जो आज वाणिज्यिक गतिविधियों को देखते हैं वह केवल आर्थिक लेन देन के उन कार्यक्रमों के साथ ही हम जोड़ते हैं जो पूंजी का बृहद आयाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी व्यापकता में जाएंगे तो कृषि उससे अलग नहीं है। सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है, लेकिन इस 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या नहीं था जो उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर रहा था। सब कुछ तो हमारे पास था। आज की सबसे सस्ता मैन पावर हमारे पास है, स्किल मैन पावर हमारे पास है। देश की कभी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में काशी और उसके उपरांत प्रयागराज ने अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, उसको लीडरशिप दी थी। कभी एक प्राच्य विद्या के केंद्र हुआ करते थे। दुनिया का सबसे प्राचीन जो गुरुकुल है उसके बारे में कहा जाता है महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था जो प्रयागराज में स्थित था। लेकिन समय के अनुरूप हम
समय के इस कालचक्र को नहीं समझ पाए। परिणाम क्या था कि शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद, स्किल मैन पावर होने के बावजूद, सबसे उपजाऊ भूमि होने के बावजूद और दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन होने के बावजूद भी हम पिछड़ गए। कारण एक ही है कि हमने समय की गति को नहीं पहचाना है। हम उस गति से अपने आप को 2 कदम आगे रखने में कहीं ना कहीं भटक गए थे और परिणाम हम सबके सामने है। एक समय ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज से 7-7.5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो लोग उसको शक की निगाहों से देखते थे और वह कहीं पर किसी होटल या धर्मशाला में भी वह वहां पे रूम लेने की स्थिति में नहीं होता था। कहीं नौकरी पे लगाना या कहीं पे उसको बिजनेस पार्टनर बना देना, ये तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन पहचान का ये संकट युवाओं के सामने, बिजनेसमैन के सामने, यहां के किसानों के सामने, इन सब के सामने भी खड़ा हुआ था। ये आज से ज्यादा दिन पहले नहीं, मैं मात्र 7 वर्ष पहले की उस तस्वीर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने यह संकट भी आ खड़ा हुआ था। मुझे याद है जब 2017 में, मार्च 2017 में सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद ये बात सामने आई कि हमें उत्तर प्रदेश को एक नए सिरे से आगे बढ़ाना है, कैसे कार्य चल सकता है। मैंने उस समय अपने औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री को और औद्योगिक विकास के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने उनसे कहा, मैंने कभी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। लगभग अगस्त का महीना था तो अक्टूबर में वे इसी समय वे लोग मेरे पास आए, दोनों लोग। फिर उन्होंने कहा साहब हम लोग एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई तिथि तय किया है? उन्होंने कहा जब आप कहें। मैंने कहा भी कितने का निवेश का आपका प्रस्ताव है? उन्होंने कहा 20,000 करोड़ का। तो मैंने कहा नाम आपने ग्लोबल लिखा है और निवेश 20,000 करोड़ का कराएंगे? उन्होंने कहा साहब यूपी में इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये तो हमने ज्यादा कह दिया है। मैं भौचक था। यद्यपि तब तक हमारी सरकार को कुल 4-5 महीने ही हुए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई आप सबसे पहले नाम बदलिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल शब्द हटाइए, ग्लोबल नाम के अनुरूप काम भी होना चाहिए। नाम आप ग्लोबल रखेंगे और कार्य करेंगे एक गांव का, तो आप स्वयं ही कटघरे में खड़े होंगे, लोग आप पे हंसेंगे, तो हंसी का पात्र मत बनिए। तो इसका नाम यूपी इन्वेस्टर समिट रखिए। और फिर इसको हम लोगों ने, मैंने कहा भाई इसकी अब तैयारी करिए। आप ये मान के चलिए कि 20,000 करोड़ नहीं, हमारी लोअर लिमिट 2 लाख करोड़ की होगी। अब इससे ऊपर बढ़ना। उन्होंने कहा साहब 2 लाख करोड़ कौन आएगा? मैंने कहा 2 लाख की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि 2 लाख करोड़ का निवेश मैं कहीं जाऊंगा वहां से लेके आऊंगा, लेकिन उससे ऊपर की आप बात करिए। और मैंने कहा कि रोड शो करिए आप अलग अलग जगहों पर जाकर के। समय नहीं था, हमने फरवरी की तिथि तय की, प्रधानमंत्री से मैंने मुलाकात की। मैंने कहा हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं, आप इसका उद्घाटन कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा इन्वेस्टर समिट? मैंने कहा हाँ। कहा आपको मालूम है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कोई तिथि तय की है? मैंने कहा हाँ, 21-22 फरवरी 2018। खैर उन्होंने पत्र मेरा रखा, हमने रोड शो की तैयारी की, अलग अलग जगहों पर गए। और जो मैंने कहा था कि मैं पहले ही रोड शो में, मैं एक रोड शो में गया था, पहले लोग गए, 4-5 जगह पर टीम गई थी,
जहीं जहां जाते थे कोई 3,000 करोड़ का कहीं से लाते थे, 5,000 करोड़ का कहीं से लेके आते थे। बाद में मैं मुंबई स्वयं गया और वहां पे जिस भी उद्यमी से हम बात करते हो कहते साहब हम तो हाथ जोड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन माहौल हम थोड़ा देख रहे हैं कि कुछ अच्छा परिवर्तन हो रहा है, आप कह रहे हैं प्रयास कर सकते हैं, वैसे आएंगे नहीं। ये जवाब मुझे वहां सुनने को मिलता था। लेकिन हम लोगों ने भी वहां पे अच्छा मजमा हमारा अच्छा जम चुका था वहां पे, और उसमें परिणाम क्या रहा कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें अकेले मुंबई से उस दिन प्राप्त हुए थे। तो मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा भी देखो मैंने 2 लाख कहा था, मैं 2.5 लाख तक पहुंचा चुका हूं, अब इसको आगे बढ़ाइए, कुछ और जगह जाइए। उस जगह मुझे टेलीफोन करना हो तो मैं भी टेलीफोन करूंगा, मैं बातचीत करूंगा, लेकिन मैं दूसरे रोड शो में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें रिजल्ट देने हैं, मुझे कुछ पॉलिसीज तैयार करनी है और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और अंततः हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें हमें 4,59,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। यह उत्तर प्रदेश पहला इन्वेस्टर समिट था उत्तर प्रदेश का। मैं पूछना चाहता हूं कि माहौल देश का हर बड़ा उद्यमी क्यों उत्तर प्रदेश से हाथ जोड़ चुका था कि साहब हम उत्तर प्रदेश दोबारा नहीं आएंगे? कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार? सरकार की तत्कालीन सरकार की कार्यपद्धति, उस समय के वातावरण, कोई भी बिजनेसमैन हो या कॉमन मैन हो, व्यवसाय करने के लिए या उसको अपने सामान्य जीवन का निर्वाह करने के लिए उसको सबसे पहली गारंटी चाहिए सुरक्षा की। कानून का राज, इसकी पहली शर्त है सुरक्षा, और कानून के अनुरूप सारी गतिविधियों का संचालन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दे। जिस राज्य में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते रहे हो, जिस राज्य में जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी कैसे होगी? यह उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल था। और एक और जहां सुरक्षा नहीं थी तो दूसरी तरफ यहां की बिगड़ेल नौकरशाही, जो अगर कार्य होने के लिए कहीं आया भी तो अंततः वो बिगाड़ देता था, क्योंकि उस कभी पत्रावली पढ़ते थे नहीं, पढ़ने की फुर्सत भी नहीं थी। जब नेताओं के पीछे चाकरी करने की जब लोगों की आदत हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं कि उनका इससे कोई मतलब नहीं था, उत्तर प्रदेश के बारे में उनका कोई विजन नहीं था। उत्तर प्रदेश के बारे में कार्य करना है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। कोई लैंड बैंक नहीं था, यहां पे कोई पॉलिसीज नहीं थी, और पॉलिसी उससे पहले अगर कभी किसी ने बनाई भी तो पिक एंड चूज का होता था। एक मंत्री को अपना निजी विश्वविद्यालय बनाना था तो उस मंत्री के लिए पॉलिसी बनाई गई निजी विश्वविद्यालय की 10 एकड़, और उसी के बगल के जनपद में दूसरे सज्जन विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे तो उनके लिए कहा नहीं तुम 100 एकड़ लेके आओ तब हम तो विश्वविद्यालय की मान्यता देंगे। अब मुझे बताओ कि एक समय 2 लोग विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, एक सत्ता पक्ष का है और दूसरा सचमुच इस फील्ड का विशेषज्ञ है। एक के लिए कहा जा रहा है 100 एकड़ लैंड लेके आओ तब हम विश्वविद्यालय के मान्यता देंगे, और एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि नहीं 10 एकड़ में तुम्हें हम विश्वविद्यालय के लिए तुम्हारा एक्ट हम पास कर देंगे। ये कहां किसका विश्वास रहेगा? एक भेदभाव जब होगा तो नहीं हो सकता है। आप पिक एंड चूज करके व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते, और सुरक्षित वातावरण में न नागरिक आपको पसंद कर पाएंगे और नहीं कोई बिजनेसमैन अपने स्वयं की सुरक्षा को और अपनी पूंजी की सुरक्षा को खतरे में डाल करके आपके यहां निवेश नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों ने जब पॉलिसी अपनी बनानी प्रारंभ की, पहली हमारी औद्योगिक विकास की जो पॉलिसी बनी थी तो वहां हम लोगों ने रोजगार और औद्योगिक विकास निवेश से संबंधित पॉलिसी का नाम भी रोजगार के साथ जोड़ करके हमने कहा था, क्योंकि रोजगार
ये निवेश हमें इसलिए लेके आना है कि यह उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को तो आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ यहां के युवाओं को रोजगार के साथ भी जोड़ेगा। रोजगार और औद्योगिक विकास के इन पहले हम लोगों ने अपनी पॉलिसी रूप में बनाई, और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ने लगभग अपनी 27-28 सेक्टर की अपनी पॉलिसी तैयार की है, और बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो देश के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश उनको लेके चल रहा है। डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी हो, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी हो, या फिर लॉजिस्टिक की जो पॉलिसी यूपी की है, या यूपी ने अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए, चाहे वह कंप्रेस्ड बायोगैस से जुड़ी हुई पॉलिसी हो, अलग अलग सेक्टर की 27-28 पॉलिसीज हम लोगों ने इसके बाद क्रमशः आगे लेकर के हम लोग चले हैं। और अब तो उत्तर प्रदेश एफडीआई और फॉर्चून 500 पॉलिसी के साथ भी आकर के देश और दुनिया के उस निवेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्य कर रहा है। कल ही हम लोगों ने एसजीपीजीआई में, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहली बार हो रहा है जब हमने सीएसआर के 2 प्रोजेक्ट वहां पर हम लोगों ने एसजीपीजीआई को प्रदान करवाए, जिसमें एक यूएस की सोलोनी फाउंडेशन है। उन लोगों का उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं, और लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम जब 2022 के अंत में यूएस विजिट में गई थी, जिसमें हमारे मंत्री थे, अधिकारीगण थे, और ये टीम जब वहां गई सिलिकॉन वैली में, जब जाकर के इन लोगों ने वहां के लोगों से संवाद किया, यूपी में निवेश के लिए कहा, तब लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश भी कोई जगह है, यूपी भी कोई जगह है भारत के अंदर, और कैसा माहौल वहां पर है। तो उस समय वे सज्जन मिले वहां पर, उन्होंने कहा साहब हमें अपनी बेटी की स्मृति में एक, जो कि उस बेटी जो सलोनी थी, नवजात शिशु थी, जन्म से ही हार्ट डिजीज से पीड़ित थी, उसकी असमय मृत्यु हो गई। तो मां बाप ने संकल्प लिया कि नहीं, आने वाले समय में किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की दर्दनाक घटना न हो, इसको लेकर के हम लोग एक फाउंडेशन बनाएंगे, और फाउंडेशन इस प्रकार के उपचार की निःशुल्क व्यवस्था करेगा। और आज जब वह उत्तर प्रदेश में ये टीम वापस आई, इन्होंने कहा था एक सोलोनी फाउंडेशन है, वो लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश यूपी में सीएसआर के माध्यम से देना चाहती है। क्या हो सकता है? मैंने कहा आंख बंद करके उनको बुलवा दीजिए। कहा होगा कहां? मैंने कहा इसकी चिंता मत करिए, मैं उनके साथ सारी व्यवस्था करवा देता हूं। फिर भी लोगों ने मुझसे कहा कि आप बताइए तो हम क्या उनको बोलेंगे। वो आ गए और बाद में पता लगा कि, मैंने कहा आप चिंता मत करिए। उन लोगों को बुलाया गया, जैसे वे आए मैंने एयरपोर्ट से उनको सीधे एसजीपीजीआई के लिए मैं लेके चला गया। एसजीपीजीआई में ले गए। एसजीपीजीआई जैसे संस्थान को उन्होंने कहा यूपी में ऐसा संस्थान है? हमने कहा हाँ अभी ये है, ये तो एक है झलक, अभी आपको इससे भी अच्छे संस्थान अभी देखने को मिलेंगे। इसके बाद वो मेरे पास आए, एमओयू उन्होंने किया, और सलोनी फाउंडेशन आज उत्तर प्रदेश के अंदर फर्स्ट फेज का काम उनका संपन्न हो चुका है, जिसमें 36 बेड उन्होंने, जो बच्चे जन्म से हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, उन बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए 36 बेड उनके संचालित हो चुके हैं, और 200 नए बेड के कार्यक्रम, सेकंड फेज के कार्यक्रम का शुभारंभ उनका हो रहा है। यूपी में अब तक का सीएसआर का सबसे बड़ा फंड है ये, जो यूएस से आया है। और लेकिन ये पहल करके होता है, वे लोग भी खुश कि साहब देखिए, मैंने उनको इस बारे में आश्वस्त किया। मैंने कहा आपकी इच्छा ये थी ना कि आपकी बेटी की स्मृति जीवित रहे, और एसजीपीजीआई जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के साथ ये हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि आदमी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वो स्मृति इस इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा जीवित रहेगी। इसलिए हम इस कार्यक्रम को इस संस्थान के साथ जोड़े हैं। पहल करके चीजें आगे बढ़ती हैं, और आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोगों ने 2023 में अपना इन्वेस्टर समिट किया, वो आपके सामने है, जहां 20,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे,
आज उसी उत्तर प्रदेश में, जैसे नौटियाल जी कह रहे थे, कुछ हजारों तक के जाता था, आज हम लोगों के पास 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं। 40 लाख का मतलब 1.5 करोड़ युवा को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। मुझे बताओ, कोई गवर्नमेंट 1.5 करोड़ लोगों को एक साथ नौकरी दे सकती है क्या? कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर एक समय सीमा के अंदर सरकार के पास बड़े पैमाने पर नौकरी है, अलग अलग सेक्टर की। जब खाली होगी तब सरकार करेगी। 1000, 2000, 5000, 10,000 हम पुलिस की भर्ती करते हैं, क्योंकि पिछली सरकारें नियत ठीक नहीं होने के कारण नहीं कर पाए। हमने 1,54,000 पुलिस की भर्ती अलग अलग फेज में कर दी, और ठीक है, एक बार में हो गया। लेकिन ये कोई बोलेगा कि हर साल 1 लाख पुलिस की भर्ती होगी, कठिन है, नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या सीमित है। लेकिन बिजनेस में एक साथ 1.5 करोड़ लोगों को एक साथ नौकरी मिल जाए, ये संभव है, बिजनेस में संभव है, और निवेश के माध्यम से संभव किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो बेहतर प्रयास किए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। तो उस प्रकार का माहौल बनाने का परिणाम क्या था कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर देश और दुनिया का जो भी बड़ा इन्वेस्टर है, उद्यमी है, वह इस बात को मानता है कि मुझे अपने निवेश के लिए यूपी में जाना चाहिए। यूपी वो आ रहा है, एक माहौल बनाया गया। लेकिन इस माहौल के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण रिफॉर्म करने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। जो हमारे मंत्री ने भी यहां पे कहा कि पहले की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी, क्योंकि माफिया ही उनके निवेश थे। उन्होंने माफिया का निवेश किया, परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश दबा था। वे यहां शोषण तो करते थे, वे लोग यूपी के अंदर अव्यवस्था और अराजकता भी फैलाते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का ही सम्मान बचा था। परिणाम क्या था? एक अराजकता की ओर उत्तर प्रदेश जा चुका था। उत्तर प्रदेश उस समय 20 या 22 करोड़ की आबादी का राज्य, और उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट कितना था? 2 लाख करोड़। यानी ऊंट के मुंह में जीरा, अगर यह मुहावरा किसी पर अक्सर सही बैठता है तो वह उत्तर प्रदेश के बजट पर है कि 22 करोड़ की आबादी का बजट, वार्षिक बजट कितना है? 2 लाख करोड़ का। और पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस बजट को बढ़ा करके आज किया है लगभग 7.5 लाख करोड़ का। आप अनुमान कर सकते हैं, ये प्रदेश की समृद्धि और आर्थिक उन्नयन को दर्शाता है कि 2 लाख करोड़ से हम 7.5 वर्ष के अंदर 7.5 लाख करोड़ के हम बजट पर आज उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। 7.5 लाख करोड़ का बजट यूपी का है। यूपी की इकोनॉमी कितनी थी? कुल जीडीपी हमारी कितनी थी? 12 लाख करोड़ रुपए की। और आज यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 23-24 में बढ़ करके या 26 लाख करोड़ की हो चुकी है। और हमारा अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक, मार्च 2025 में, यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए की होगी। ये फिगर क्या दिखाते हैं? सरकार ने पहल की, लोगों को आमंत्रित किया, परंपरागत उद्यम को भी प्रोत्साहित किया, लैंड बैंक बनाया। इसकी भी अपनी एक कथा है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए आवश्यकता थी एक वातावरण बनाने की, सुरक्षा का एक वातावरण। जीरो टॉलरेंस की नीति। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उसके लिए बताने की आवश्यकता है किस स्तर पर जाकर के कार्रवाई हुई। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना पड़ा, लेकिन कोई भी रहा हो अपराधी, माफिया कोई भी हो, उससे उसी शक्ति के साथ निपटेंगे जिस क्रूरता के साथ वह एक सामान्य नागरिक किसी बेटी के साथ और किसी व्यापारी के साथ व्यवहार करता था।
उसी क्रूरता के साथ सरकार भी उससे निपटने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने करके दिखाया। आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का नाम नहीं लेता है। कोई दंगा करेगा तो उसको मालूम है कि इसके दुष्परिणाम भी क्या होने जा रहे हैं। आज वातावरण अच्छा है, लेकिन इस अच्छे वातावरण के लिए पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अब अनुमान करिए उस राज्य की स्थिति क्या रही होगी जिसके पास 4 लाख के पुलिस बल में आधी जगह खाली रही हो। आधी जगह खाली, और उसमें भी 25% लोग ऐसे थे जो एक राजनीतिक दल विशेष के नेताओं और गुंडों की सुरक्षा में लगे हुए थे। यहां बिजनेसमैन को सुरक्षा नहीं मिलती थी, कॉमन मैन को सुरक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन पेशेवर माफिया और अपराधियों को सुरक्षा मिलती थी। वह पुलिस की इस भीड़ के साथ जात के अपराध करके आता था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनकी सुरक्षा विड्रॉ की। हमने कहा भी गुंडे को सुरक्षा की कौन आवश्यकता है, ये तो स्वयं दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। दूसरा, पुलिस की भर्ती को पूरी ईमानदारी के साथ किया। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 6000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक बार में हो सकती थी। पिछली सरकार ने ट्रेनिंग के दायरे को कम किया, कहा 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत है, और जब उनको काम ही नहीं कराना था तो उन्होंने कहा रे कम कर दो इसको, 6 महीने की ट्रेनिंग कर देने का भी नहीं, 9 महीने की ट्रेनिंग होनी है तो 9 महीने की ही ट्रेनिंग होगी, हम इसका विस्तार करेंगे। 3 गुना हमने किया। हमने पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर भी दिए और हमने कहा एक साथ ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग को लेकर के हमने राज्य के अंदर क्षमता बढ़ाई, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर लिए, दूसरे राज्यों के भी सेंटर लिए, पुलिस के रिफॉर्म को आगे बढ़ाया, उसको टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड किया। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश पुलिस चलती है तो गुंडे और माफिया थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि हाँ, पुलिसिंग कैसे होनी चाहिए। आज वो माहौल उन लोगों के सामने देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज कानून के साथ खिलवाड़ करने का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। सुरक्षा के वातावरण देने के साथ ही हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी बनाया। लोग कहते हैं राज्य में पहले आते थे जमीन नहीं मिलती थी, आज जमीन की कमी नहीं। और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में ये जो माफिया थे जो पहले उत्तर प्रदेश सरकार से सुरक्षा लेकर के गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए थे, हम लोगों ने इसके खिलाफ पैदल कार्रवाई भी प्रारंभ की। और कार्रवाई जब प्रारंभ हुई, आप आश्चर्य करेंगे, 64,000 एकड़ लैंड इन माफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई गई। 64,000 एकड़ लैंड, और ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के काम आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर इसके बाद हम लोगों ने पॉलिसीज तैयार की, रिफॉर्म किए। पहले यहां पे टेक्नोलॉजी बहुत दूर थी, और ठीक है कोई कहीं और जगह से पढ़ करके आए हो, लेकिन उनको यूपी के अंदर, यूपी के रिफॉर्म के लिए, यूपी के आर्थिक समृद्धि के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। टेक्नोलॉजी का मतलब उनका स्वयं का स्मार्टफोन में सारी सुविधा उनको मिल जाए, बाकी प्रदेश कहीं भी उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रदेश सरकार ने यहां पे बिजनेस के लिए भी उस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए काम किया। सिंगल विंडो ये वास्तविक धरातल पर दिखाई दी। निवेश मित्र के नाम पर उसका पोर्टल यूपी ने बनाया। आज देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो पोर्टल है, जिसके माध्यम से निवेश मित्र के माध्यम से 450 से अधिक एनओसी हम एक प्लेटफॉर्म से उपलब्ध करवाते हैं किसी भी निवेशक को। उत्तर प्रदेश ने एमओयू, यूपी के अंदर कोई भी निवेशक एमओयू करना चाहता है, और एमओयू करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी के नाम पर अपना एक पोर्टल तैयार किया कि कोई भी बिजनेसमैन आता है, कोई भी निवेशक आता है, यूपी के अंदर अपना निवेश करना चाहता है, उसने एक बार एमओयू किया, उसकी पूरी मॉनिटरिंग ऑनलाइन एक जगह से बैठ गई। मानवीय हस्तक्षेप लगभग 0 बनाओ।
और इसके उपरांत फिर किसी ने अपना निवेश किया, तो निवेश के बाद इंसेंटिव वितरण के लिए भी किसी निवेशक को कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े, इसको भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है और ऑनलाइन उनका वितरण भी करने का कार्य हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने लगभग 1300 करोड़ रुपए के इंसेंटिव एक साथ बुला करके किए। पैसा तो ऑनलाइन गया, लेकिन आयोजन का उद्देश्य एक ही था कि बिजनेसमैन के मन में एक विश्वास हो सके कि पॉलिसी केवल एक सफेद हाथी नहीं है दिखाने के लिए, बल्कि निवेश में जो वायदा है उसको जमीनी धरातल पर उतार करके दिखाया गया। दोनों के लिए संदेश था। जो कहते थे निवेश नहीं हुआ है, उनको ये बताने के लिए कि निवेश हुआ है, इसलिए इंसेंटिव वितरित हो रहा है। ये पहली किस्त उनकी इंसेंटिव की जा रही है, और ये पैसा वह जा रहा है जो उन्होंने पूंजी लगाया वो नहीं, जो उसने अतिरिक्त टैक्स दिया है वह टैक्स का पैसा उसको रिफंड किया जा रहा है। और यह हमारी पॉलिसी है। 1300 करोड़, अनुमान कर सकते हैं 1300 करोड़ जब यहां पे पहले निवेश के बाद किसी उद्यमी के पास गया होगा, उसके चेहरे पर खुशी थी कि चलिए सरकार ने जो वायदा किया वो तो पूरा किया। नौजवानों के मन में एक विश्वास के साथ निवेश हुआ है, मुझे नौकरी की गारंटी अब हो चुकी है, अब ये बिजनेस चलेगा, आगे बढ़ेगा। और साथ साथ उन लोगों को जवाब था जो कहते थे कि कहां निवेश हुआ है, कि अगर आंख है तो ताकि देखो ना, ये निवेश वहां हुआ है जहां पर आज वह टैक्स जीएसटी के रूप में फिर से शासन के पास आ रहा है, और सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप उसका एक पार्ट उसको वापस किया है। ये एक झलक दिखाने के लिए वहां पर किया गया। लेकिन अब ये ऑनलाइन हम लोगों ने किया। ऑनलाइन आप दीजिए, पैसा स्वतः उसके खाते में जाता रहेगा। एक व्यवस्था दे दी, एक सिस्टम के साथ इसको जोड़ने का काम किया गया। पॉलिसी इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल किया गया। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग कहां पे थी? यूपी 14वें स्थान पे था 16-17 में। आज नंबर 2 पर तो हम 19 में आ चुके हैं। आज हम देश के टॉप अचीवर में हैं। देश के अंदर पहली और 2 की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें यूपी उसमें से एक राज्य है जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार व्यवसाय की सुगमता के लिए उठाए गए कदमों पे उत्तर प्रदेश आज उन स्थानों पर आज यूपी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी यानी आबादी हमारी सबसे बड़ी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां पे थी? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर देश के अंदर था। यानी छोटे छोटे राज्य यूपी से आगे थे। महाराष्ट्र आगे था, तमिलनाडु आगे था, कर्नाटक आगे था, गुजरात आगे था, बंगाल आगे था, और भी अन्य राज्य यूपी से आगे चल रहे थे। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, और नंबर 1 की लड़ाई को लेकर के तेजी के साथ आज देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था यूपी की है। यह बिजनेस का माहौल देने और हर एक क्षेत्र में, हमने कृषि के क्षेत्र में भी कार्य किया है, हमने डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में भी कुछ नए रिफॉर्म करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, कुछ नई डेयरी आई हैं। अलग अलग सेक्टर्स में सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम थे, कंप्रेस्ड बायोगैस के सबसे अधिक यूनिट आज के अंदर देश में सबसे अधिक यूपी के अंदर लगे हैं। लेकिन साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने कदम बढ़ाए। याद करिए यूपी के अंदर क्या स्थिति थी एक्सप्रेसवे की, क्या स्थिति थी बिजली की, क्या स्थिति थी यूपी के अंदर हाईवे की, सड़कों की क्या स्थिति थी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? ये बहुत खराब थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरी तरह समाप्ति की ओर था। यूपी के बारे में तो लोग ये भी कहने लग गए थे 17 के पहले कि कहीं से भी आप जाइए, किसी नेपाल की तरफ से आना हो तो जहां पे गड्ढे प्रारंभ हो जाए मान के चलो कि यूपी की बॉर्डर शुरू हो गए। कहीं से किसी राज्य से आना हो, सबसे यही स्थिति थी। लेकिन आज यूपी के हाईवे
यूपी के एक्सप्रेसवे, यूपी की सड़कें सबसे अच्छी सड़कों में से, देश के अंदर सबसे अच्छी सड़कों में से यूपी ने अब तैयार की है। एक्सप्रेसवे हमारे पास देश के अंदर सबसे अधिक एक्सप्रेसवे आज हमारे पास। एक समय सीमा के अंदर कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमने एक्सप्रेसवे के कार्य को बंद नहीं होने दिया। परिणाम क्या था? हमारे पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक, अन्यथा हम लोग 2025 के प्रारंभिक माहों में ही उस एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे को हम लोग प्रारंभ करेंगे। यानी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग बनकर के तैयार है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। लखनऊ कानपुर के बीच में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे चला है। देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुका है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। आज हमारे 6 सिटी मेट्रो से जुड़ी हुई है, मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ जुड़ी हुई है। देश का सबसे बड़ा हाईवे का, रेलवे का, एक्सप्रेसवे का नेटवर्क आज यूपी के अंदर है और देश का पहला वाटरवे भी वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित हो चुका है। लॉजिस्टिक के लिए भी जो कार्य यहां यूपी में हुए हैं, चाहे वह लॉजिस्टिक का मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण की वाराणसी की कार्रवाई हो, लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के अंदर चल रही कार्रवाई हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आज यूपी ने ध्यान दिया, उसके परिणाम। लेकिन इन सब की न्यू सुरक्षा में बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण इन सब की तह में है। अगर आपने बेहतर सुरक्षा के लिए कदम सरकार ने नहीं उठाए होते, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। फिर दलाल वहां पे ठेकेदारी के लिए छीना झपटी होती, मारपीट होती, कोई भी वेंडर वहां नहीं आता, कुछ भी निवेश, कोई निवेश नहीं कर पाता। ये सारी चीजें उस रूप में हम सबको देखने को मिलती। लेकिन आज वातावरण बनने का परिणाम क्या है? इस फील्ड में भी काम हुआ तो उत्तर प्रदेश ने कुछ नई पहल भी की। नई पहल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी इसमें है। वे लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से यूपी की ब्रांडिंग की। आज देश के अंदर आप देखते होंगे यूपी के अलग अलग जनपद एक यूनिक प्रोडक्ट देने में सफल हुआ और यूपी के 75 जनपद हैं, 75 जनपद की एक यूनिक प्रोडक्ट और 75 ही हमारे पास जीआई टैग भी है इन प्रोडक्ट्स की। इन 75 अलग अलग जनपद, इसमें सर्वाधिक वाराणसी में है, शेष अन्य प्रोडक्ट को भी हम लोग जीआई टैग के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इसने यूपी के एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। यूपी का आम, पहले यूपी के अंदर ही किसान को पता नहीं लगता था, आम के बाग ही गायब हो जाते थे, आम ही पेड़ से ही गायब हो जाते थे, इस प्रकार की स्थिति थी। और अब यूपी के आम यूएस में भी और मॉस्को में भी बिक्री होते हैं। हम लोगों ने, हमारे मुख्य सचिव और विभाग के मंत्री जब वहां पे रसिया में गए, मॉस्को में यहाँ के आम को लेकर कितनी कीमत मिल रही थी वहां पे? 1000 रुपया किलो यूपी के आम की दाम थी। और जो किसान इन लोगों के साथ में गए थे खुश थे। मैंने कहा यहाँ कितना आपको पैसा मिला? तो उन्होंने कहा साहब 40-50 रुपया। हमने कहा एक्सपोर्ट करने में खर्चा कितना आएगा? उन्होंने कहा साहब लगभग 250 रुपया। हमने कहा सरकार आपको 90 रुपए की इंसेंटिव दे रही है। कहा हाँ साहब ये भी मिल रहा है। तो मैंने कहा कुल मिला के अगर सरकार नहीं भी दे तब भी आप अगर 10 कुंटल आम वहां बेचते हैं तो आपकी तो साल भर की कमाई उसी में निकल गई, क्योंकि 1000 यानी 700-800 रुपए का तो नेट प्रॉफिट आपको 1 किलो पे हो रहा है। तो आप सोचो पैसा उस किसान के पास आएगा जिसको 800 रुपए कुंटल बैठे बैठे मिल जा रहा है, या उसके पास आएगा जिसको 50 रुपया भी नहीं मिल पा रहा है।
तो हमने कहा भी देखो, सभी आम मत एक्सपोर्ट करना, कुछ यहाँ के लोगों के लिए खाने के लिए भी रखना, लेकिन एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको, लेकिन उस प्रकार का वातावरण तो देना पड़ेगा हमको। आज मैं जब मुरादाबाद जाता हूं, फिरोजाबाद जाता हूं, भदोही जाता हूं, मेरठ जाता हूं, देख के खुशी होती है कि चलिए हमने जो एक शुरुआत की थी, आज वो एक ब्रांड बनी है। मुरादाबाद जब पहला विजिट मेरा था 2017 के अंत में, निराशा का वातावरण, हताशा का वातावरण, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कहीं पर कोई अन्य बोर्ड प्रताड़ित करता था वहां के परंपरागत उद्यम व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को। कोई उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजाइन नहीं थी, मार्केटिंग नहीं थी, दुनिया के अंदर कहां भेजना है, कोई भी किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं। और जब इस समय में जाता हूं, 16,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट के लिए मुरादाबाद एक्सपोर्ट कर रहा है, अकेला मुरादाबाद। भदोही कारपेट दम तोड़ चुका था, लोग कहते थे साहब कुछ नहीं है, थोड़ी डिजाइनिंग उपलब्ध कराई। आज 8,000 करोड़ रुपए के कारपेट अकेले भदोही यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। फिरोजाबाद ग्लास उद्योग बंद हो चुका था ताज के कारण, और उसके नाम पर तमाम प्रकार की पड़तालना होती थी। हमने थोड़ी टेक्नोलॉजी उनको दी, हमने उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई। परिणाम क्या है, आज ग्लास का जो उद्योग है एक बार फिर से चमक चुका है। 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले फिरोजाबाद कर रहा है। दुनिया का एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स का सबसे अच्छी आइटम आज के दिन पे मेरठ बना रहा है। ऐसे ही हर जिले की कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी न किसी रूप में आज देश और दुनिया के सामने देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग जब उसके साथ जुड़ती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी साकार करता हुआ दिखाई देता है। वोकल फॉर लोकल, ये इसी के लिए है, इसी उत्पाद के लिए है। लेकिन साथ साथ पूज्य बापू की ग्राम स्वराज की परिकल्पना भी साकार हो। गांव के उन कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए भी एक माहौल बनाया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर परंपरागत रूप से कार्य करने वाले उन लोगों के बारे में, जिन लोगों ने वास्तव में एक बेहतरीन वातावरण बनाया था देश के अंदर। किसी समय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कहते हैं 16वीं सदी तक, 16वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था 25% योगदान देता था। आज क्या है, ऐसा क्या हो गया कि विदेशी आक्रांता आए और हमारे बिजनेस को, हमारे हस्तशिल्पी को, हमारे कारीगर को समाप्त कर गए, हमारे यहां के व्यवसाय को समाप्त कर गए। आज हम कहां हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की जीडीपी क्या है, कहां पे हम खड़े हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10 वर्ष में जो पहल की गई, उसके परिणाम आए कि आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। लेकिन वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी में भारत की जीडीपी का हिस्सा हम देखेंगे वो कहां पे खड़ा होता है। लेकिन एक समय था जब भारत उसको लीड करता था, नेतृत्व देता था, और मुझे लगता है कि वह उसके पीछे ये परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों का हुनर उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान दे रहा था। ये परंपरागत उद्यम उसका आधार था। और बड़े निवेश के लिए एमएसएमई एक आधार होता है, स्किल मैन पावर एक आधार बनता है। पीएम विश्वकर्मा हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, ये सभी उस बड़े निवेश के साथ साथ रोजगार का भी माध्यम बनता है और इकोनॉमी को भी एक पुशअप देता है। और उसी दिशा से उत्तर प्रदेश के द्वारा उठाए गए कदम आज एक नए उत्तर प्रदेश को, जो देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, उस दिशा से उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका के लिए तैयार है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये लगातार 15वें वर्ष में इस कार्यक्रम को यहां पर किया है। मैं इसके लिए
बिजनेस स्टैंडर्ड की पूरी टीम को, श्री कैलाश नौटियाल जी को, अशोक भट्टाचार्य जी को, अमित सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बिजनेस के इस वातावरण के लिए कार्य किया है। और मैं चाहूंगा कि अच्छा होगा हर महीने आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, कभी एमएसएमई को लेकर के, क्योंकि आधारभूत इकाई हमारी वह है, एमएसएमई है, एग्रीकल्चर को लेकर के, कभी हॉर्टिकल्चर को लेकर के, कभी डेयरी सेक्टर को लेकर के अलग अलग कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने चाहिए। बट बहुत बड़ा सेक्टर है, जो मैंने कहा ना, कृषि वाणिज्य गोरक्षम वैश्य कर्म समाजम, वैश्य कर्म यानी व्यवसाय का जो कार्य है, एग्रीकल्चर को भी उसके साथ जोड़ दीजिए, पशुपालन और डेयरी सेक्टर को भी उसके साथ जोड़िए। सामान्य व्यवसाय तो है ही, उसको बहुत छोटे से पार्ट में विभाजित नहीं करना, उसको व्यापक, उसके परंपरागत उद्यम उसके साथ जोड़े। पीएम विश्वकर्मा के रूप में जो अभिनव योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, ये भी उसके साथ जुड़ती है, अलग अलग 16-17 कैटेगरीज में आती है। इनको लेकर करेंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और जो परंपरागत रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और सरकार की योजनाओं के लाभ के साथ साथ इसकी ब्रांडिंग भी होगी और बिजनेस स्टैंडर्ड वास्तव में बिजनेस टॉप टू बॉटम उन पूरी योजना को अपने साथ लेकर के समग्र रूप से आगे बढ़ने में सफल होगा। मैं इस पूरे कॉन्क्लेव के लिए हृदय से बिजनेस स्टैंडर्ड को बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इस अभियान को केवल साल में एक बार नहीं, बल्कि हमें अलग अलग कमिश्नरी स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर उन विशिष्ट योजनाओं के साथ भी इसको जोड़ने का कार्य करना चाहिए। भाई अगर आपको सिल्क क्लस्टर के रूप में रखना है, वाराणसी या भदोई में इस कार्यक्रम को जोड़ सकते हैं, कारपेट का पूरा उद्योग इसके साथ जुड़ सकता है। लेदर क्लस्टर के रूप में कानपुर या फिर आगरा इसके साथ जुड़ सकता है। आपको अन्य उसके साथ जोड़ना है तो आपको हार्डवेयर के लिए आपको अलीगढ़ में उस प्रकार का एक मंच वहां पे उपलब्ध हो सकता है और लोग जुड़ेंगे इसके साथ, लोग जानेंगे भी। ये सारी चीजें अगर हमें समग्र रूप से लेकर के आगे बढ़ानी पड़ेंगी। आप सबको मैं दीपावली की भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक ऊर्जावान उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब समय है कि बिजनेस स्टैंडर्ड समूह की तरफ से एक सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाए, तो मैं इसके लिए श्री ए.के. भट्टाचार्य जी, संपादकीय निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड, से अनुरोध करूंगा और मैं माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदी जी को भी यहां आमंत्रित करूंगा। और बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, बहराइच में